लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। एक समय की बात है, चिड़िया और मैना एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वही होता था और देवादिदेव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन मैना और चिड़िया दोनों बैठे हुए थे और मैना चिड़िया से कहती है, मैना चिड़िया से एक प्रश्न पूछती है और कहती है कि हे चिड़िया रानी, मेरा एक प्रश्न है। जिनकी किस्मत में पुत्र नहीं होता है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? मैना कहती है, मैंने इस मंदिर पर आते हुए बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ लोगों के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास में 4-4 पुत्र है। जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, हे चिड़िया रानी, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? तुम तो महादेव की बहुत प्रिय भक्त हो, कृपया इसके बारे में बताएं। तब चिड़िया कहती है, हे मैना रानी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगी जिसके मात्र सूंघने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर मैना कहती है, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में जरूर बताओ। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है? फिर चिड़िया कहती है कि हे मैना रानी, ये फूल कौन सा है और इसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए और इसे किस प्रकार सूंघना चाहिए, ये सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देती हूं। प्रिय दर्शकों, वहीं मैना आगे कहती हैं, हे चिड़िया रानी, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप मुझे कहानी जल्दी से सुनाना शुरू करें, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूं आखिरकार वह फूल क्या है और उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हमारे इस नगर में एक सेठ की पुत्री है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वह अपने पिता और अपनी बहनों की हालत देखते हुए, पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी बरसों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि फूल के सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं उसके पास में जाकर के अपनी उस प्रिय सेठ की पुत्री को यह बात जरूर बताऊंगी, जिससे उसके पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी, एक बार की बात है, एक किसान था। उसके 6 बेटी थी और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 6वीं बेटी जो लक्ष्मी जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो गई थी, उन 5 बेटियों को पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था। 6वीं जो सबसे छोटी बेटी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है, लगता है कि 6वीं बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता था और वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना मेरी 5 पुत्रियों को ही पुत्र की प्राप्ति हुई, और 6वीं पुत्री की शादी होने के बाद में इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं वो किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते समय ज्यादा हो गया और धूप निकल आई, गर्मी पड़ने लगी। दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा, और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक कीड़ा पड़ा हुआ था। वह उस कीड़े को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर के अपनी बेटी से कहा कि वह कीड़े से न डरें और इस कीड़े को एक तरफ फेंक दें और अपने पिता यानी उस किसान के कपड़े ला करके उसे दे दें। और ऐसा कह करके किसान जो था अपने घर चला गया और फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई
अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी आप परेशान न होइए, आप कीड़ों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं कीड़े को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। किसान की लड़की मन ही मन में उस कीड़े की मदद करना चाहती थी। वही अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर के किसान ने कहा, मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें कीड़े के साथ में कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी। इस प्रकार किसान की बात सुनकर के किसान की छोटी बेटी उस कीड़े के पास गई और फिर जंगल में उसे वह कीड़ा मिल गया। लेकिन उसने कीड़े से कहा, प्यारे छोटे कीड़े, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? वहीं कीड़े ने किसान की लड़की की ओर उज्जवल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। इसीलिए किसान की लड़की ने उस कीड़े के भाव को समझ करके कुछ काई इकट्ठी की और उस कीड़े के लिए एक अच्छा सा नरम घोंसला बना दिया और फिर कीड़े से कहा, तुम इस नरम घोंसले में लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की ने कीड़े को उस घोंसले में लेटाया तो कीड़ा किसान की लड़की से कहने लगा और उससे पूछा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं और वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके। क्योंकि मैं गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 बरस तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूं। और फिर राजकुमार बनते ही, यानी अपने असली रूप में आते ही, मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी। वहीं कीड़े की बात को सुनकर के वह लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो कीड़े ने कहा, फिर कल इसी समय पर आ जाना। और फिर वह लड़की कीड़े को वापस आने का वचन देकर के अपने पिता के कपड़े लेकर के घर वापस आ गई और वहीं रात को खाना खाने के बाद सो गई। और फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय तक घर पर रह चुकी हूं। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। उधर वो किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह लड़की कीड़े को वचन देकर के आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगी। और ऐसा कह करके किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। वह जंगल में गई और जल्दी ही उसे वह कीड़ा मिल गया। फिर वह उसके आने से बहुत ही प्रसन्न हुआ और कीड़े ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया और जब शाम तक घुमाते घुमाते पहले दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो गया। महल में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के लिए कीड़े को अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद में किसान की लड़की ने कीड़े से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। तो कीड़े ने कहा, तुम्हारी इच्छा अपने पिताजी से मिलने की है तो जाओ मिलाओ और अगले दिन वापस लौट आना। और फिर कीड़ा इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले ली और अपने घर चली गई। और जब वह अपने खजाने के साथ में अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनें जानना चाहती थीं कि यह सारा सामान उसे कहां से मिला है और इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि कीड़े ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहां तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं अगले दिन वो लड़की कीड़े के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस कीड़े को हर दिन 1 या 2 घंटे तक घुमाने ले जाती रही। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई।
वहीं जब किसान की लड़की तीसरी बार कीड़े को छोड़ करके अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई, तो जाने से पहले कीड़े ने कहा था कि आज तुम तुरंत लौट कर आना, कल तक नहीं रुकना। और इस प्रकार वह लड़की आने का वचन देकर के कीड़े को छोड़ करके चली गई। उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वह किसके यहां पर काम करती है। वहीं उस लड़की ने अपने पिता और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया, तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगा करके खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीड़ा अब वहां पर नहीं था। दुख की बात यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी गायब हो गया था और कीड़ा भी गायब हो गया था, क्योंकि जब वह दूर थी, यानी अपने पिता के घर में थी, तो उस कीड़े के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 बरस पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था और वह कीड़ा वापस एक राजा में बदल गया था और फिर वह अपने राज्य को वापस चला गया था। उधर कीड़े को जंगल में न पाकर के वह लड़की बहुत परेशान होने लगती है और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और मेरी बहनों ने मुझे घर पर न रोका होता तो शायद आज कीड़ा मेरे पास होता। फिर तो लड़की ने उस कीड़े को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और ढूंढते ढूंढते रास्ते में वह जंगल में एक झोंपड़ी के पास पहुंची, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसका मित्रवत ढंग से स्वागत किया और अगले दिन बुढ़िया ने 3 सेब दिए और उसने उसे बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है, और उसे बताया कि वह सबसे पहले किससे मिलेगी और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। वहीं लड़की ने मित्रतापूर्ण वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर के आगे निकल पड़ी। इस प्रकार कई दिनों के बाद में, बहुत दूर चलने के बाद, जब वह एक कांच के पहाड़ पर पहुंची, वह नहीं जानती थी कि वह इसे कैसे पार कर सकती है। पहाड़ में बहुत ज्यादा फिसलन थी, जिससे कि वह हमेशा नीचे की ओर फिसलती थी। अंततः उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास में गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ को पार करने के बाद में उसे एक महान शहर दिखाई दिया। यहाँ पर वह राजा रहता था। यह वही कीड़ा था जिसे वह प्रतिदिन इधर से उधर ले जाती थी। इधर वह राजा जो था पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। ज्यादा समय हो जाने की वजह से वह कीड़ा जब राजा में बदल गया तो उस किसान की लड़की को भूल गया। उधर कीड़ा से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी जो रानी थी वह अपने राजा की सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने घर परिवार में ज्यादा मोह था। उधर राजा भी पुत्र के न होने से बहुत ज्यादा चिंतित था। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी, जिस समय पर किसान की लड़की भेष बदल करके महल में गई, जहां उसने खुद को रेशम काटने का काम करने वाले के रूप में काम पर रखा, वहीं रानी ने यह सोचकर के काम दे दिया कि यह सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रहकर के मखमल जैसे गलीचों के लिए सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार जब किसान की लड़की ने पहले दिन बाला सेब खोला जो जंगल की बूढ़ी औरत ने उसको दिया था, तो उसमें से सोने की तकली निकली, और जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा कि वह उसे खरीदना चाहती है, तो किसान की लड़की ने रानी से कहा, नहीं नहीं, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ सोने दोगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। वही सोने की तकली रानी को बहुत पसंद थी, इसलिए रानी ने सोचा और वादा किया, ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो, आज रात को मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर जैसे ही शाम हुई तो रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद में रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और छोड़ करके चली आई। उधर किसान की लड़की राजा के पास जाकर के बिस्तर के पास बैठ गई और फूट फूट करके रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। उसने कहा कि 3 साल तक मैं तुम्हें कीड़ों की तरह ढोती रही। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी रही
और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि आपने मुझसे शादी का वादा किया था और यहाँ पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। राजा नींद में था क्योंकि रानी ने उसको नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात नहीं कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजा सोता रहा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। और इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आई और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी। इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया, उसे तोड़ा और सुनहरे धागे की रील निकाल ली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। वहीं किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा वह एक बार फिर राजा से उसकी मुलाकात शाम को करवा दे तो उसको सुनहरे धागे की रील दे देगी। वहीं रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी और उस दवा से इतनी गहरी नींद राजा को आई कि कोई भी रोना धोना या शिकायत राजा को जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को राजा के शयन कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था और इसीलिए वह राजा का जो सेवक था वह राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाली की सारी बात सुनी। और फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी। इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि जब मैं कीड़ा था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की और मैंने उससे शादी का वादा किया था, आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई है, मुझे उससे मिलना चाहिए। लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर तो राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला। वह सुनहरे चरखे वाला था। वहीं जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा यदि वह उसको सोने का चरखा दे दे तो वह इस रात को भी राजा के साथ उसे सोने देगी। वहीं किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वहीं राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया। उसने चुपके से दवा को उड़ेल दिया और फिर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। वहीं जब राजा सो गया तो रानी जो थी किसान की लड़की को यानी सूत काटने वाली को राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। लड़की उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें कीड़े की तरह ढोया। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी थी और तुम ये सब कुछ भूल गए और रानी के साथ में रह करके सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी। इस बार राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। वहीं राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है, वो है जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूं और वो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और एक ऐसी लड़की गरीब किसान की जो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई और जब मैं कीड़े के रूप में था तो उसने मेरी जी जान से सेवा की। फिर तो राजा ने ऐसा सोच करके अगले दिन एक बड़े उत्सव के भोजन का आदेश दिया और उसने रेशम काटने वाली महिला को यानी उस किसान की बेटी को अपने दाहिनी ओर जगह लेने के लिए आमंत्रित किया। और फिर भरे दरबार में राजा ने किसान की लड़की के साथ में शादी की और सभी ने भोज ग्रहण किया। वहीं शादी होने के बाद में पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी, वह लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर के रात को सो रही थी। उसी समय लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और उससे कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को मासिक धर्म पूरा होने के बाद में जो भी स्त्री इस फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में मिलन करती है और जब गर्भ धारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं लक्ष्मी ने किसान की लड़की से आगे कहा
कि शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर, साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए। और फिर लाल गुलाब को सूख करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति, एवं सफेद फूलों को सूंघ करके संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। तुम्हें ऐसा ही करना है। यदि पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है। फिर ध्यान यह रहे कि धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी, इस प्रकार किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली बात बताई। फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में एक सफेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को थाली से उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के, यानी किसान की लड़की ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ होने के बाद में लाल रंग के फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ में संबंध स्थापित किए, जिससे रानी को गर्भधारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में खुशी के नगाड़े बजवा दिए, मिठाइयां बंटवा दी। चिड़िया कहती हैं, हे मैना रानी, इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को भी यह बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहां तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सबके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से मैना कहने लगी, हे चिड़िया रानी, आज के ज्ञान की बात जानकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैं भी उस सेठ की पुत्री को यह बात बताऊंगी जिससे उसके मन की भी मुराद पूरी हो सके। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।